वो लम्हा जब ईरान के विदेश मंत्री रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करते हैं। यह मुलाकात अपने आप में बहुत अहम थी क्योंकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन खुलकर ईरान के साथ आए हैं और उन्होंने कहा है कि रूस के राष्ट्रीय हित ईरान के राष्ट्रीय हितों के साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, यह वो मंजर था जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से कह रहे थे कि पिछले हफ्ते ही उनकी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनी से बात हुई और उन्होंने कहा कि वो ईरान के पक्ष को पूरी तरह से समझते हैं। इस मुलाकात के मायनों को समझिए दोस्तों। समानांतर तौर पर क्या हो रहा है, ट्रंप को ईरान का प्रस्ताव पसंद नहीं आया, यानी कि हालात और बिगड़ सकते हैं। मगर जैसा कि शो में आपको बताने वाला हूं, कूटनीतिक तौर पर ईरान लगातार ट्रंप को पटखनी दे रहे हैं। ट्रंप के विकल्प सीमित होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। ईरान ने कहा है कि चलिए हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल देंगे, मगर न्यूक्लियर मुद्दे पर बातचीत को हमें मुलतवी करना पड़ेगा, स्थगित करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है ट्रंप इस मुद्दे पर राजी नहीं हो सकते, मगर ट्रंप के पास विकल्प भी नहीं बचे हैं। इस बीच पुतिन से मुलाकात के दौरान अब्बास अरागची ने कहा कि रूस और ईरान के रिश्ते आगे लगातार बढ़ते रहेंगे। सुना जाए वो क्या कह रहे हैं। And they asked me to reaffirm that relations between Russia and Iran are the relations of the strategic partnership at the highest level, and we will continue to maintain this relationship in the future. No matter what is happening, the Russian-Iranian relationship will grow stronger. और फिर वो आगे कहते हैं कि एक ऐसे मुश्किल दौर में जब अमेरिका और इस्राइल लगातार उसके बच्चों, उसके स्कूल्स, उसके स्टेडियम्स, उसके न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमला कर रहा था, रूस कंधे से कंधा मिलाकर लगातार खड़ा हुआ था ईरान के साथ। और ऐसा क्यों कह रहे हैं आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। और इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि जब 40 दिन का युद्ध चला था तब रशिया लगातार ईरान को सैटेलाइट इमेजरी दे रहा था, सैटेलाइट के जरिए तस्वीरें दे रहा था, जिसके जरिए खाड़ी देशों में जहां जहां अमेरिकी ठिकाने थे उस पर ईरान सटीक हमले कर रहा था अपने F-5 फाइटर जेट्स के जरिए। रूस एक बहुत बड़ी ताकत बना था। सुनिए उन्होंने क्या कहा। As you noted, the entire world, it was proven to the entire world that the Iranian people, with their courage, with their resistance against the American onslaught, against the American aggression, will withstand these trials, this period of time. And also it was proven to everybody that Iran has friends and allies such as Russia, that in the times of need are standing next to Iran, and we are grateful to you for your support and of the Islamic Republic of Iran. और जब बातचीत खत्म हुई तो अरागची बाहर आए, उनके चेहरे पर मुस्कान थी। उन्होंने प्रेस टेलीविजन से बात की और कहा कि बातचीत बहुत ही ज्यादा कामयाब रही है और उनके चेहरे की मुस्कान बानगी बता रही थी। सुना जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुलाकात بسیار خوبی رو با جناب پوتین داشتیم، شاید بیش از یک ساعت و نیم طول کشید. همه موضوعات هم در روابط دو جانبه، هم در مسائل منطقه‌ای، هم در بحث جنگ و تجاوز رژیم آمریکا و رژیم صهیونیستی، همه ابعاد به حساب مورد بحث قرار گرفت و همینطور همکاری‌های بین دو کشور. ایده‌های بسیار خوبی مطرح شد، زمینه‌های بسیار خوبی الان برای همکاری وجود داره. آقای پوتین هم فرمودن که نه فقط روسیه، همه دنیا الان داره تحسین می‌کنه مردم ایران رو به خاطر ایستادگیشون در مقابل آمریکا و به خاطر در اصل پیروزی در این جنگ نابرابر و ناعادلانه. ما از مواضع دوستان روسیه خودمون متشکر هستیم در طول این جنگ و من اراده جمهوری اسلامی ایران رو برای ادامه روابط راهبردی و شراکت راهبردی با روسیه در شرایط جدید هم اعلام کردیم. मगर इस वक्त ईरान और अमेरिका के बीच में तनाव लगातार बढ़ रहा है। आपके स्क्रीन पर अल जजीरा की खबर, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप dissatisfied by Iran's proposal because it did not address its nuclear program according to Reuters. Reuters के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो ईरान के प्रस्ताव से नाखुश हैं। क्यों? क्योंकि उसने परमाणु मुद्दे को संबोधित नहीं किया। और दूसरी तरफ अगर हम ईरानी पक्ष की बात करें तो ईरान को अमेरिका से और अधिक गारंटीज चाहिए। अल जजीरा क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर, ईरान नीड्स गारंटीज, क्रेडिबल गारंटीज अगेंस्ट अटैक्स बिफोर गल्फ कैन बी स्टेबल। यानी कि ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर आप चाहते हैं कि खाड़ी में स्टेबिलिटी हो तो पहले ईरान को अधिक गारंटीज चाहिए अमेरिका और इस्राइल के साथ, ताकि भविष्य में कोई और हमले ना हो। देखिए आपको समझना पड़ेगा कि ईरान की जरूरतें बुनियादी हैं। वो अपने एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रहा है क्योंकि अमेरिका और इस्राइल उसे नेस्तनाबूद करना चाहता है, एक जेनोसाइड की बात करता है। और जहां तक नेतन्याहू की बात है, नेतन्याहू तो ईरान को हमेशा के लिए तबाह करना चाहते हैं। तो ऐसे में ईरान सिर्फ बुनियादी गारंटीज चाहता है। और जैसा कि CNN की खबर बता रही है, ट्रंप अनलाइकली टू एक्सेप्ट ईरान्स लेटेस्ट प्रपोजल टू एंड वॉर। ट्रंप ताजा प्रस्ताव से खुश नहीं है। क्या इसका मतलब जंग बढ़ेगी? यह सबके जहन में सवाल है। खबर क्या कहती है, गौर फरमाएं। डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को इशारा किया कि वो ईरान के नए प्रस्ताव को मानने की मूड में नहीं है। इस प्रस्ताव में तेहरान ने कहा था कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल देगा, लेकिन अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े मुद्दों को बाद में बातचीत के लिए छोड़ देगा। मामले से जुड़े दो लोगों के मुताबिक ट्रंप ने सोमवार को टॉप नेशनल सिक्योरिटी अधिकारियों के साथ बैठक में अपनी राय रखी। उनमें से एक ने कहा कि ट्रंप का इस प्लान को स्वीकार करने की संभावना कम है जो पिछले कुछ दिनों में अमेरिका तक पहुंचाया गया था। अधिकारियों का कहना है कि अगर हॉर्मुज खोल दिया जाता है लेकिन ईरान के यूरेनियम एनरिचमेंट या उसके लगभग बॉम्ब स्तर के यूरेनियम स्टॉक पर सवाल हल नहीं होते
तो इससे अमेरिका के पास बातचीत में जो बड़ा दबाव है यानी लेवरेज है वो खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर ये जलमार्ग बंद ही रहता है तो तेल ऊर्जा की कीमतें ऊंची बनी रहेंगी, जिससे अमेरिका में पेट्रोल डीजल की कीमतें और बढ़ सकती हैं। सोमवार की बैठक के बाद ट्रंप आगे क्या कदम उठाएंगे ये साफ नहीं है। अमेरिकी अधिकारी अब भी ईरान की सरकार के अंदर मानी जा रही खींचतान को लेकर चिंतित है और उन्हें यह साफ नहीं है कि किसी संभावित समझौते पर अंतिम फैसला किसके हाथ में है। मगर जाहिर सी बात है आपके जहन में सवाल होगा कि दरअसल ईरान का प्रस्ताव था क्या। एक लाइन में तो मैंने आपको बता दिया, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि दरअसल इस प्रस्ताव की बारीकियां क्या है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि मामला इतना कॉम्प्लेक्स, इतना पेचीदा बना क्यों हुआ है। ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका के साथ जंग खत्म करने के लिए अपनी शर्तें वाला नया प्रस्ताव भेजा है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इस प्रस्ताव में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर चर्चा को फिलहाल साइड में रखा जाए जब तक अमेरिका और इसराइल के साथ चल रहा टकराव खत्म नहीं हो जाता और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही को लेकर जो गतिरोध है वो हल नहीं हो जाता। व्हाइट हाउस ने कंफर्म किया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार सुबह अपनी नेशनल सिक्योरिटी के साथ इस प्रस्ताव पर चर्चा की। प्लान में क्या क्या शामिल है इसकी पूरी डिटेल सामने नहीं आई है। व्हाइट हाउस का कहना है कि अमेरिका प्रेस के जरिए बातचीत नहीं करेगा। और जैसे कि आप जानते हैं ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं हो सकता, मगर खुद ट्रंप की टीम ने कांग्रेस के सामने यह बयान दिया था कि ईरान इस स्थिति में नहीं है कि वो न्यूक्लियर हथियार बना सकता है। तो ये जद्दोजहद किस बात की है, ये जिद किस बात की है। मगर यह भी हकीकत है दोस्तों कि जंग खत्म करने को लेकर ईरान अपनी शर्तें तय कर रहा है, अपनी शर्तों के मुताबिक यह जंग खत्म करना चाहता है और कई एक्सपर्ट्स के मुताबिक ईरान कामयाब भी हो रहा है। कैसे, गौर फरमाएं। ईरान के एक सीनियर अधिकारी जिन्हें अंदर की कूटनीतिक बातचीत की सीधी जानकारी है, उन्होंने ड्रॉप साइट न्यूज से बात की। उन्होंने बताया कि जब अमेरिका के साथ बातचीत अटकी हुई है तब तेहरान की सोच क्या है। आने वाले दिनों में दो रास्ते हो सकते हैं, या तो फिर से बातचीत शुरू हो या फिर अमेरिका और इसराइल के साथ जंग दोबारा शुरू हो जाए। नंबर 1, सीधी बातचीत फिर से शुरू करने की शर्तें। अभी हम अपने ही प्लान के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। जब तक अमेरिका सरकार समुद्री नाकेबंदी नहीं हटाती तब तक बातचीत जारी रखने का कोई मतलब नहीं है। अब यह मामला सिर्फ न्यूक्लियर तक सीमित नहीं रहा, टकराव का दायरा बढ़ चुका है। अमेरिका के तरीके पर ईरान का मानना है कि इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को अमेरिका की इंटेलिजेंस और व्हाइट हाउस के फैसलों पर बहुत ज्यादा असर दिया गया है। पिछले 30 सालों में हमारी अमेरिकियों से कई लेवल पर बातचीत हुई, औपचारिक और अनौपचारिक, पब्लिक और बैक चैनल, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे वो फुटबॉल मैच खेलने आए हैं पर नियम रग्बी के लेकर आए हैं। ईरान ट्रंप के स्पेशल ऑनवॉय स्टीव विटकॉफ को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेता और मानता है कि उन्हें कूटनीति और टेक्निकल मुद्दों की समझ नहीं है। कुशनर को ईरान इसराइल का आदमी मानता है। अधिकारी ने कहा कि जब तक जेडी वैंस जैसा व्यक्ति मौजूद ना हो तब तक इन दोनों से बात करने का कोई मतलब नहीं है। और दोस्तों याद कीजिएगा, पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप ने स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर को भेजा था। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराची कुछ देर पहले इस्लामाबाद में थे। वो चाहते तो रुक सकते थे मगर वो नहीं रुके। क्यों? ऐसा नहीं है कि ओमान जाना बहुत जरूरी था, इसलिए क्योंकि स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर पर वो विश्वास नहीं करते। उनका विश्वास सिर्फ जेडी वैंस पर है। सबसे बड़ी बात, ईरान मानता है कि ट्रंप डील करने की स्थिति में नहीं है, वो सक्षम नहीं है और यही एक बहुत बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट है, यानी कि विश्वास की कमी है। और फरमाएं, क्या ट्रंप डील कर सकते हैं? हमारा आकलन है, यानी कि ईरान का आकलन है कि ट्रंप समझौता करने में सक्षम नहीं है। हमें लगता है कि उन्होंने असल में फैसला कर लिया है कि जब तक रेजीम चेंज नहीं होता तब तक जंग जारी रखी जाए और यह कोशिश भी फेल होगी। जी हां दोस्तों, ईरान मानता है यह कोशिश फेल होगी और उसके पक्ष में 3 M's हैं। 3 M's, और वो कौन से M's हैं आपके स्क्रीन पर? 3 M's यानी म्यूनिशंस हथियार, मार्केट्स बाजार और मिड टर्म्स यानी कि अमेरिकी चुनाव। और इस बारे में ड्रॉप साइट क्या जानकारी देता है, गौर फरमाइए। यानी कि ईरान की 5 उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में, ईरान की जीत ही जीत, ईरान की बल्ले बल्ले। कैसे, गौर फरमाएं। क्यों ईरान मानता है कि समय उसके पक्ष में है? तेहरान मानता है कि उसके पास 3 M's का फायदा है, म्यूनिशंस यानी हथियार, मार्केट्स यानी बाजार और मिड टर्म्स यानी अमेरिकी चुनाव। ईरानियों का कहना है कि ये तीनों चीजें उसके पक्ष में काम कर रही हैं और अमेरिका की स्थिति को कमजोर कर रही हैं। अमेरिका चाहता है कि वो दिखा सके कि हमने ईरान को दबाया और यह हासिल किया, लेकिन ईरान ऐसा कोई मौका नहीं देना चाहता। वो ट्रंप को जीत का क्रेडिट नहीं देंगे। ईरान के रुख में असल बदलाव क्या है? व्हाइट हाउस के इस दावे के बावजूद कि ईरान ने नया प्रस्ताव दिया है, तेहरान यूनिवर्सिटी में मिडिल ईस्ट स्टडीज के एसोसिएट प्रोफेसर अहमदयान के मुताबिक असली बदलाव सिर्फ बातचीत शुरू करने की शर्तों में है, ना कि न्यूक्लियर मामले में कोई रियायत। मेरी समझ से बदलाव यह है कि ईरान अब जोर दे रहा है कि पूरे क्षेत्र में जंग रुके। यही सबसे जरूरी शर्त है, तभी बाकी मुद्दों पर बात हो सकती है। एक सीनियर अधिकारी ने यह भी कहा कि नया प्रस्ताव वाली बात गलत है। सबसे बड़ी बात, ईरान ट्रंप की सोच को चुनौती दे रहा है कि ईरान के अंदर अफरा तफरी है। और याद कीजिएगा, इसको लेकर ईरान ने बाकायदा ट्रंप पर तंज भी कसा था। ड्रॉप साइट के मुताबिक यह ईरान के खिलाफ एक तरह की कॉग्निटिव वॉरफेयर यानी मानसिक दबाव की रणनीति है। इसका निशाना समाज, एलिट वर्ग और सुप्रीम लीडर की स्थिति है। यह कोई असली खबर या इंटेल नहीं है, बल्कि अंदर फूट डालने की कोशिश है। अहमदयान के मुताबिक ईरान को लगता है कि असली अफरा तफरी अमेरिका के नेतृत्व में है। ट्रंप का बार बार बयान बदलना, धमकियां पूरी ना होना और इस बात पर भी कंफ्यूजन कि इस्लामाबाद बातचीत के लिए कौन जाए। और याद कीजिएगा दोस्तों, हाल ही में पीट हेग्सेथ ने अपने नेवी सेक्रेटरी जॉन फेलिन को हटाया था। इससे पहले उनके बड़े जनरल रैंडी जॉर्ज को हटाया गया था। जब से यह जंग शुरू हुई है, कम से कम 5 बड़े जनरल्स को ट्रंप हटा चुके हैं। ऐसे में आप बताइए दोस्तों, अफरा तफरी कहां है? नेतृत्व में असमंजस कहां है? ईरान में या अमेरिका में? ईरान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रख रहा है कि एक तरफ अमेरिका जो है वो ईरानी तेल टैंकर्स पर कब्जा कर रहा है, उसके कार्गो जहाज पर कब्जा कर रहा है। ऐसे कार्गो जहाज जहां दवाइयां हैं, जरूरी सामान है, यानी कि अमेरिका इंसानियत की तमाम हदों को पार कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, इंटरनेशनल एजेंसीज अमेरिका की आलोचना कर रहे हैं।
और यही वजह है कि हम ट्रंप में एक बौखलाहट देखते हैं। मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा, ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने इस बारे में क्या कहा है आपकी स्क्रीन पर। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बाकाई ने अमेरिका द्वारा ईरानी तेल टैंकर जब्त करने की कार्रवाई पर तीखा हमला किया। बाकाई के शब्दों में, पायरेट्स यानी समुद्री लुटेरे फिर से लौट आए हैं। फर्क बस इतना है कि अब उनके पास सरकार के दिए गए वारंट हैं, वो आधिकारिक झंडों के नीचे चलते हैं और अपनी लूट को कानून लागू करना कहकर सही ठहराते हैं। और ईरान ये जंग न सिर्फ अपने विदेश मंत्रालय के जरिए रख रहा है, बल्कि संयुक्त राष्ट्र में उनके जो दूत हैं इरावनी, वो भी बाकायदा तमाम देशों को कह रहे हैं कि फारस की खाड़ी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में हालात तब तक सामान्य नहीं हो सकते जब तक अमेरिका अपनी समुद्री लूट जारी रखेगा। क्या कहते हैं संयुक्त राष्ट्र में ईरान के दूत, गौर फरमाएं। ईरान के संयुक्त राष्ट्र के राजदूत अमीर सईद इरावनी का कहना है, ईरान ने हमेशा फारस की खाड़ी, हॉर्मूज स्ट्रेट और ओमान की खाड़ी में जहाजों की आवाजाही की आजादी और समुद्री सुरक्षा को बनाए रखा है। दशकों से ईरान ने एक तटीय देश के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां ईमानदारी से निभाई और समुद्री रास्तों की सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय आवाजाही को बिना रुकावट जारी रखा है। अमेरिका लगातार गैर कानूनी कदम उठा रहा है, जैसे समुद्री नाकेबंदी, ईरानी व्यापारिक जहाजों को अवैध तरीके से पकड़ना और उनके क्रू मेंबर्स को हिरासत में लेना। फारस की खाड़ी और पूरे इलाके में स्थायी शांति और सुरक्षा तभी संभव है जब ईरान के खिलाफ आक्रामकता हमेशा के लिए खत्म हो, इसके दोबारा ना होने की ठोस गारंटी मिले और ईरान के वैध संप्रभु अधिकारों और हितों को पूरा सम्मान मिले। और आप जानते हैं दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम में एक चेहरा जो ईरान की तरफ से उभर कर आया है, वो है विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची। जब इस दौर का इतिहास लिखा जाएगा, खासतौर से जब ईरान के अंदर किताबें पढ़ाई जाएंगी ना, तब अब्बास अराक्ची का नाम पूरे सम्मान के साथ लिया जाएगा। मगर यहां पर मैं एक चेतावनी देना चाहता हूं। यह शख्स लगातार घूम रहा है दोस्तों, और ईरान का मुकाबला एक निहायत ही खौफनाक, चालाक एजेंसी के साथ है जिसका नाम है मोसाद। और इससे पहले हुआ है दोस्तों, इसराइल ने उन तमाम लोगों को निशाने पर लिया है जो बातचीत को आगे बढ़ा रहे थे। आली लारिजानी इसकी जीती जागती मिसाल है, लिहाजा अब्बास अराक्ची साहब को बहुत सावधान रहना पड़ेगा। अब सबके जहन में सवाल है कि अब अब्बास अराक्ची कहां जाएंगे, क्योंकि पहले वो इस्लामाबाद गए, फिर ओमान, ओमान से फिर इस्लामाबाद, उसके बाद रशिया। अब कहां जाएंगे अराक्ची, गौर फरमाएं। अब्बास अराक्ची फिर से इस्लामाबाद जा सकते हैं, लेकिन अभी कुछ पक्का नहीं है, क्योंकि यहां हर चीज को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। लेकिन ईरान ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो कूटनीति के लिए तैयार है। वो लगातार संदेश भेज रहा है, कोई भी चैनल बंद नहीं कर रहा है और बातचीत के दरवाजे खुले रख रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत भरोसा बनाने की है। उनका कहना है कि जैसे ही जंग खत्म होगी, वो बाकी मुद्दों पर आगे बढ़ सकते हैं, जैसे न्यूक्लियर मामला, रीजनल गठजोड़ और इलाके में उनका प्रभाव। मतलब साफ है, बड़े मुद्दों पर बात बाद में हो सकती है, पहले जंग का समाधान होना चाहिए, खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ईरान अपने लेवरेज, अपने ताकत के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। और ईरान की सोच में वो आत्मविश्वास इसलिए भी है कि अब पुतिन, जिनकी मुलाकात अब्बास अराक्ची से हुई है, यह मुलाकात बेहद मायने रखती है। और इस मंच पर, जैसे कि मैंने आपको लगातार वादा किया, तमाम जानकारियां मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा फैक्ट्स के आधार पर।